तैयार हो जाइए एक और दमदार वीकेंड के लिए। भारतीय बाजारों में मंथली एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत और साथ ही इस वीकेंड पर इंडिया पाकिस्तान का जबरदस्त मैच लंबे इंतजार के बाद। आज मार्केट पे फोकस हो पाएगा? आज तो हो पाएगा एक्चुअली। अगर यही अगर आज शाम को मैच होना होता तो डिस्ट्रैक्शन डाइवर्शन ज़्यादा हो जाता, लेकिन संडे को है और आई थिंक इससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती कि लंबे समय बाद आपको एक ऐसा मुकाबला देखने को मिले जिसका आप हर बार इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल। और अच्छी बात दीप ये है कि अब तक का भारत का अनबीटन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वर्ल्ड कप में कभी हम हारे नहीं है, चाहे वो T20 हो चाहे वनडे हो, रिकॉर्ड बरकरार रहेगा सर, ऑफ कोर्स। और ग्रीन और रेड की तो हम रोज बात करते हैं, पर आज हम सब ब्लू में होने वाले हैं और इस वीकेंड पूरा ब्लू में जाने वाला है। एब्सोल्युटली, पूरी हमारी टीम इस बड़े मैच को पहले से सेलिब्रेट कर रही है और देखते हैं एक अच्छी क्रिकेट, अच्छा मैच और हाँ जीत। कितनी बड़ी जीत होगी ये ये क्या है, ये मामला थोड़ा भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि जो डाई हार्ड क्रिकेट फैन होते हैं ना मेरे जैसे, कई बार वो कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम वर्ल्ड कप नहीं जीते, फाइनल में हार गए या सेमीफाइनल में पहुंच के रुक गए, हमने पाकिस्तान को हराया ना तो हमारा काम हो गया, मतलब हमारे लिए वर्ल्ड कप हो गया। नो डाउट ये राइवलरी ऐसी है जो मतलब जो लोग क्रिकेट नहीं देखते वो भी कम से कम ये मैच देखते हैं। तो उम्मीद ये करें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और 100% जीत तो चाहिए। बिल्कुल सर। तो चलिए वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच इस संडे को और हमारी पूरी टीम भी तैयार है टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। आज आप हम सबको ब्लू के रंग में देखेंगे। आपके तो पर की सर दिख ही रहा है कि आज बड़ा बिल्कुल इंडिया की जर्सी काम आ रही है, जर्सी काम आने वाली है। तो चलिए पूरी शुभकामनाएं इंडियन टीम के साथ, बढ़िया मैच होगा इस वीकेंड को। बाजार की भी बात करें सर, अच्छे संकेत आ रहे हैं। आज के लिए कौन से ट्रिगर्स पर आपकी नजर है? दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से ग्लोबल ट्रिगर्स आपके लिए अच्छे हैं, पॉजिटिव साइड पर हैं। एक बार उसी पर थोड़ी बातचीत कर लें। भले ही भारतीय बाजार थोड़ा करेक्शन दिखा रहे हैं लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में कहीं कोई समस्या नहीं है। 7 दिन से S&P आपका नया रिकॉर्ड बना रहा है। डाउ रिकॉर्ड ऊंचाइयों के एकदम करीब है, 100-150 पॉइंट दूर है मुश्किल से, तो बना भी लिया। हाँ, और नेस्डेक भी लगभग रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है, 2-5-10 पॉइंट ऊपर नीचे है, कोई खास फर्क नहीं है। सो लाइफ टाइम हाई पर है ग्लोबल मार्केट्स। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दीप कि जब पहले ग्लोबल थोड़े कमज़ोर थे, हम बड़ी तेज़ दौड़ लगा रहे थे, बिना सोचे हमें फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल। अब ये हो गया अमेरिका को हमसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो पहले भी नहीं पड़ता था, हमारी गलतफहमी थी कि वो हमें देख के ट्रेड करते हैं। लेकिन अभी ट्रेंड उल्टा है, ग्लोबल मजबूत है, हम थोड़े कमज़ोर हैं। ये चीज़ें चलेंगी लाइफ लॉन्ग, जिसको कहते हैं ना मीन रिवर्सल, कि भाई आप वापस से वो एवरेज पे आ जाए। एवरेज क्या है कि हमारा और अमेरिका का कनेक्शन बाजारों के लिहाज से आमतौर पर होता है। कुछ वक्त ऐसा आता है जब हमारे बाजार अमेरिका के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा करते हैं, कुछ समय ऐसा आता है जब हम थोड़े कमज़ोर होते हैं। सो अभी वो वाला समय चल रहा है, आई एम श्योर ये भी थोड़े दिनों में निकल जाएगा। लेकिन हाँ, एक ही चीज़ जो इस वक्त चाहिए और जो हो रही है और जो अच्छी बात है कि जिस तरह का मूड माहौल भारतीय बाजारों का है उसमें हमें और ग्लोबल मार्केट्स के झटके नहीं चाहिए। जिस ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर हम कल आए हैं, एकदम सपोर्ट लेवल पर आए, वहीं से घूमे, वहीं पर रुके हैं। अगर ग्लोबल खराब होते हैं जी तो फिर रेंज टूटने का डर हो जाता है। फॉर्चुनेटली पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजारों से कहीं कोई खराबी के संकेत नहीं आए। तो मेरा ये समझना है उस लिहाज से देखें तो हमारे यहाँ एक अच्छे हेल्दी करेक्शन की जरूरत थी, क्योंकि हम जरूरत से ज़्यादा भागे भी थे, वो हुआ भी है, अच्छे सपोर्ट लेवल पर आए भी है। एक रिकवरी तो बनती है सर। और 3 दिन की जो एक गिरावट है, यहाँ पर फोकस कम करना जरूरी है, क्योंकि कल जो आखिरी आधे 1 घंटे में हुआ वहाँ पर फोकस करना जरूरी ज़्यादा है। मुझे याद है 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी में आपने बोल दिया था अब बैंक्स पर रखिए नज़र, बैंक निफ्टी फटने के लिए तैयार है। और आपने ये भी कहा था कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर 40,000 का स्तर बैंक निफ्टी अभी छू लेता है, और आपके स्ट्रैटेजी के 10-15 मिनट बाद ही वैसा होते हुए देखा। एक बार पहले देख लेते हैं क्या बोला था अनिल जी ने और फिर जानेंगे उनकी राय। ओवरसोल्ड मार्केट है, एक रिकवरी मिल सकती है और उस रिकवरी में, और आप देखिए इस रिकवरी की लीडरशिप पूरी तरह से बैंक निफ्टी से आते हुए दिख रही है। बैंक निफ्टी आज या कल में नया हाई बनाने की तैयारी में, 40,000 के पार निकलने की तैयारी में। और अब बाजार में रिकवरी और तेजी के लिए आपको बैंक निफ्टी की तरफ रुख करना चाहिए, निफ्टी की तरफ नहीं। और बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करके दिखा सकता है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी 39,900 40,000 की तरफ बढ़ रहा है। 40,000 की तरफ बढ़ा ही नहीं बल्कि उसको कन्विंसिंगली तोड़ा, और 1 पॉइंट पर तो 40,250 तक हमने फ्यूचर्स के लेवल को आते हुए देखा। तो जबरदस्त रिकवरी आई। स्पॉट लेवल पे भी 40,200 तक पहुंचा। मुझे सरप्राइज नहीं है दीप, आप तो कह रहे थे मतलब
नो डाउट जिस मूड माहौल में वहाँ पर आपको थोड़ा डर लगता है, बहुत स्ट्रांगली बोल्ड कॉल नहीं दे पाते, इससे ज़्यादा शायद मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, मार्केट है, आप एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ बॉटम बनेगा। 18,050, 17,950 हमारी बॉटम रेंज थी, कल का लो देखिए एग्जैक्टली 18,050 पर, और इसलिए हमने कहा कि ये बेचने का नहीं खरीदने का वक्त है। मैं कॉन्फ्रेंस में था 2 दिन, तो मेरी अपीयरेंसेस थोड़ी कम ज़्यादा हो रही थी, अब फुल फ्लेज वापस हो, तभी आपने मैसेज किया कि सर मार्केट बड़ा ख़राब है, थोड़ी देर के लिए आ जाइए। तो मैं बीच में से मैंने कहा 15 मिनट का मुझे ब्रेक दे दें, आधा घंटे का ब्रेक दे दें, 2 से ढाई बजे तक मैं इसलिए कर पाया। तो ओवरऑल ये है कि जो एक हेल्दी करेक्शन बाजार को चाहिए वो मिल गया। 18,600 से 18,550, 550 पॉइंट का 550 पॉइंट का करेक्शन एग्जैक्टली 3% होता है, और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ 3% का करेक्शन रनिंग करेक्शन होता है, कभी भी आ सकता है। अब अगर इसमें कई बार लोगों को ये लगता है कि आपने पहले बोला नहीं निकल जाओ। अगर मैं बहुत ऑनेस्टली एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि 3% के करेक्शन पर मैं आपको बोलूँ निकल जाऊँ, तो मैं कभी नहीं बोलूँगा। करेक्ट, आप मुझसे ये उम्मीद भी मत रखिए। देखिए, बाजार टॉप बनाकर खराब कब कहाँ से होगा ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि मैं एग्जैक्टली आपसे सारा का सारा स्टॉक 18,600 पर बिकवा दूँ और फिर बोल दूँ 18,050 पे सारा ले लो, मेरे बस की बात नहीं इतना प्रेडिक्ट करना। एक ही चीज़ जो हमें आती है और जो मैं समझता हूँ 30 साल में जो मैंने सीखा है कि बुल रन को ट्रेड करने का एक ही तरीका है, वो ये कि आप अपसाइड को मत देखिए। अपसाइड क्या है कितनी, किसी को नहीं पता, कोई नहीं कह सकता कि 18,600 टॉप हो गया अब वापस महीनों तक नहीं आएगा, या हम 19,000 भी देखेंगे, 20,400 और 21,080 भी देखेंगे जो हमारे बुल रन के टारगेट है। पहले क्या होगा पता नहीं, लेकिन एक चीज पता है दीप, और वो ये कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जब तक उसके नीचे बाजार बंद नहीं होता तब तक ट्रेंड खराब नहीं होता। और इसीलिए मैं 3% का क्वेश्चन हमेशा लेकर चलूंगा। अगली बार भी सेम ऐसा ही होगा, अगर करेक्शन देगा तो मैं आपको यही कहूंगा, मेरे लिए करेक्शन की शुरुआत 3% के बाद ही होती है जी। 3% इतना प्रिसाइजली आप मार्केट को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, होगा ही नहीं। इसलिए 17,950, 18,050 कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पे आपका ये रेंज है स्टॉप लॉस का, इसके नीचे बंद होगा तो ही आपको चिंता करनी है, अदरवाइज नहीं। अब ये अलग बात है कि कभी आपको झटके इंडेक्स में लगते हैं, कभी स्टॉक्स में लगते हैं। इस बार स्टॉक्स का मामला, इंडेक्स में आप लिखे कौन सा बैंक निफ्टी ऊपर लाइफ हाई बना रहा है, करेक्ट, बिल्कुल। हर एक का अपना तरीका है। एक जमाना था दीप, कितने निफ्टी ने लाइफ हाई बनाए, बैंक निफ्टी सड़ा हुआ था, बिल्कुल, फरवरी में कुछ नहीं, उसके बाद से कुछ ही नहीं हुआ, करेक्ट। अब बैंक निफ्टी बना रहा है। सो आप ये मत सोचिए कि क्या पहले कौन सा चलेगा बाद में कौन सा चलेगा, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखना है। वोलेटिलिटी दिख रही है, मार्केट थोड़े हैवी दिख रहे हैं, करेक्शन दिख रहा है, आप अपने स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। कल भी कहा था तेजी करना है, बैंक निफ्टी लीजिए, बिल्कुल। मंदी करना है तो निफ्टी थी। अब एक ज़माना था, हम हमेशा ये बोलते हैं कि तेजी निफ्टी में करिए, बैंक निफ्टी मंदी के लिए ठीक है। जिस समय जो ट्रेंड है उसके हिसाब से बताएंगे। तो मेरा ये समझना है कि एक 3% के आसपास का जो करेक्शन आना था वो आ गया। अब आप थोड़ा इस रेंज में वक्त बिताएंगे, और वो क्यों बिताएंगे उसका कारण बताता हूँ। आमतौर पर करेक्शन आपके हमेशा शार्प होते थे, आधा दिन का करेक्शन, कुछ तो 1-1 घंटे के ही मिले हमें करेक्शन। इस बार पहली बार 3 दिन का करेक्शन मिला, और ये पहली बार 3 दिन का करेक्शन देखने के लोग आदी नहीं है। स्पेशली पिछले 1.5 साल में जितने नए इन्वेस्टर आए उनको एक ही चीज पता है कि मार्केट सिर्फ ऊपर जाता है, किसी भी लेवल पे ले लो ऊपर ही जाता है। तो पहली बार आपने ढंग का करेक्शन देखा। अब इस करेक्शन में आपको 2 चीज करनी है। पहला, अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं तो जाहिर सी बात आप खाली होंगे, और खाली होने के लिए आपके पास में जो अच्छे स्टॉक्स है वहाँ खरीदने का मौका है। 95% लोग ऐसे होंगे जो खाली नहीं भरे हैं जी, और उन्होंने वो लेवल देखा। और दूसरी चीज़, जिन लोगों ने ये फॉल देखा और इस फॉल में लोगों को लगता है कि ये कोई स्टॉक डंप हो रहा है, कोई स्टॉक जोर से गिर रहा है, या मार्केट में मैनिपुलेशन है, तो आपको फिर बता दूं, एक बार फिर से आपको 18,600 दिखेगा। जिसको ये लगता है कि मार्केट में मैनिपुलेशन है, मार्केट को मैनेज किया जा रहा है, वो प्लीज़ अपना भाव आए निकल जाए। ये अगर ये सोचेंगे ना तो आप कभी जिंदगी में पैसा नहीं बना पाएंगे। लोग खुश क्यों नहीं होते जैसा भी मार्केट जा रहा है? जब ऊपर जा रहा होता है तो लोग कहते हैं गिरेगा कब, क्यों नहीं गिर रहा। जब गिर रहा होता है तो क्यों गिर रहा है, क्यों नहीं ऊपर जा रहा है। ये मेंटालिटी क्या है कि जो भी मार्केट कर रहा है उसके ऑपोजिट ही आपको हल्का सा जवाब देता हूँ दीपा, है ना। हम राजस्थान में एक कहावत तो क्या है, हम डिस्कशन करते हैं, कोई भी काम आप करें लाइफ में, कोई भी काम, मार्केट का एनालिसिस, ये वो, कहीं किसी की प्लानिंग करनी, कोई टूर प्लान करना है, कोई घर में शादी ब्याह है, तो प्लानिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए। और इतनी तगड़ी होनी चाहिए प्लानिंग
कि अगर काम बिगड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए नाम किसका लगाना है, इल्जाम किस पे जाएगा, इस लेवल तक की प्लानिंग होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ भी लोगों की प्लानिंग परफेक्ट है। अगर मेरा ट्रेड बिगड़ा तो उसके लिए मेरे अलावा सब जिम्मेदार है। करेक्ट। और जब तक ये है तब तक ट्रेड बिगड़ते रहेंगे। जिस दिन हमें ये समझ में आएगा, अगर मुझे ये लगता है कि मेरा एनालिसिस खराब है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है, तो उस दिन से एनालिसिस ठीक होने लगेगा, क्योंकि हम अपनी गलती या अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सिमिलरली ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स, जब तक आप ये सोचेंगे टीवी पे किसी ने कुछ बोला था, ये हो गया, ये 3% का करेक्शन कभी भी आएगा, किसी को बोल के नहीं आएगा। ये करेक्शन है, क्रैश नहीं है। ऐसा नहीं कोई आप 1000-2000 पॉइंट निफ्टी टूटते हुए देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप वापस से मार्च 2020 की बात कर रहे हैं। ये इन्फ्लेशन वाली चिंताएं, ये सारी चीज़ें क्या नहीं है जो हमें नहीं पता। रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो रिजल्ट्स मार्जिन्स पे दिख रहे दबाव पहले रिजल्ट से समझ में आने लगा टीसीएस से। तो थोड़े थोड़े संकेत मार्केट दे रहा है आपको। हमें इतना करना है कि अपनी पोजीशंस को लिमिट में रखना है। और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मेरे किसी भी एक्शन, आज सपोज कोई भी एक्सपर्ट आके कोई स्टॉक बोलता है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि आपको लेना ही है। करेक्ट। मैं भी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी, किसी को जबरदस्ती तो है नहीं लेना है, आपका भी मन करे, आपका भी कन्विक्शन हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर आपकी कोई थॉट प्रोसेस है और वो थॉट प्रोसेस मेरी थॉट प्रोसेस से मिल रही है, तो आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। आपको लगता है मंदी होगी, मैं बोलता हूँ तेजी होगी, तो कॉन्ट्राडिक्टरी तो शायद छोड़ दें। वो वाली चीज़ है जहां आपका भी, तो इसलिए अपने एक्शन को कंट्रोल में करें। मार्केट के मूव को एनालिसिस करना, प्रेडिक्ट करना किधर जाएगा मिनट टू मिनट बेसिस पे इम्पॉसिबल। सो फॉर्मूला सिंपल है बुल मार्केट का, हमें पता होना चाहिए कहाँ से बुल मार्केट पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। वो संकेत अभी तक नहीं है दी। बिल्कुल, आप तो लगातार कह ही रहे हैं ट्रेंड न्यूट्रल है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, थोड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है, सेंटिमेंट भी अच्छा है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। उतार चढ़ाव वाला दिन हमने देखा और ये एक्सपायरी भी जो वीकली थी काफ़ी एक्शन पैक्ट रही। अब मंथली एक्सपायरी की तरफ नज़र है, बताएं सर आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आज के लिए कहाँ पर आपकी नज़र है? देखिए, आज के ट्रिगर्स में ग्लोबल पॉजिटिव हैं, एफआईज के नेगेटिव हैं, घरेलू फंड के नेगेटिव से न्यूट्रल हुए हैं, वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव हैं, सेंटीमेंट सावधानी भरा है, ट्रेंड पॉजिटिव। क्या अच्छा है आज के लिए ग्लोबल मार्केट्स? बहुत बढ़िया संकेत, इससे बढ़िया उम्मीद नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ एक और दूसरा बड़ा और बढ़िया संकेत एफएनओ पुट कॉल रेशियो मंथली एक्सपायरी में जाने दी 0.94, ओवरसोल्ड है। तो ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। और कल भी अगर आपको निचले स्तरों से रिकवरी मिली है 125-150 पॉइंट की, तो सिर्फ ओवरसोल्ड मार्केट की वजह से मिली है, ठीक है। अब एक अच्छी बात है कि कल काफ़ी कुछ ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की हो गई। जिन लोगों ने एक्सेस लॉन्ग बना रखे थे वो भी हल्के हो गए, करेक्ट। और आपको याद हो कल जब 2:30 बजे हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं ये कह रहा था कि प्रॉब्लम निफ्टी में ये है कि निफ्टी में शॉर्ट ज़्यादा है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स नहीं थे, बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड पे था और बैंक निफ्टी भाग गया। सो ये सारे, और सबसे बड़ी बात ये कि आप अभी भी अच्छे पॉजिटिव माहौल में ही हैं, कोई ऐसा खराब नहीं हुआ है आप ट्रेडिंग रेंज में। तो जब तक 17,950 18,050 की रेंज क्लोजिंग बेसिस पर नहीं तोड़ती, तब तक बाजार का ट्रेंड न्यूट्रल नहीं होगा। ये नोट करके रख लीजिए, ये 100 पॉइंट की रेंज। अब आइए आगे के लेवल्स बताऊँ। आज के लिए 18,050 18,150 सपोर्ट जोन है, टूटना नहीं चाहिए। होल्ड करेंगे गैप से खुलने के बाद तो पक्का ही। फिर भी जिस तरह के मूड माहौल में हमें 3 दिनों से 17,850 17,950 बहुत ही बढ़िया खरीदारी की रेंज है। 18,275 18,350 ये आपके लिए ऊपर की रेंज होगी दीप, जहाँ तक बाजार पहले जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए, आप लगभग वहीं पर खुलने की तैयारी कर रहे हैं, 18,275 18,350। इसके ऊपर 18,375 18,450 आ सकता है। वहाँ पर अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन फंसी हुई है तो थोड़ी थोड़ी आप हल्की कर सकते हैं। कल भी आपको याद होगा, कल गैप से खुला, तो यही मैं बात कर रहा था कि गैप से खुला है, आपको अच्छा गैप मिल रहा है, आप रीजनेबल लॉस में या मुनाफे में निकल जाएं या अपनी कॉस्ट प्राइस के आसपास है तो थोड़ा हल्का हो जाए। एक तरफा बाजार से अब हम रेंज बाउंड मार्केट में जा रहे हैं, दोनों तरफ के मौके मिलेंगे और वो दोनों तरफ के मौके आप ऊपर बेचेंगे तो ही नीचे खरीद पाएंगे। तो दोनों तरफ के ट्रेड का फायदा उठाएं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, अच्छा हाँ, 39,700 39,775 यहाँ से लगभग 300 पॉइंट नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे 39,425 39,550 ब्लाइंड बाय जोन है बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी ने पूरे हफ्ते मानना पड़ेगा मजबूत रखा है, पूरा मजबूत, नहीं तो सपोर्ट रखा है। दो चीजें बाजार को बहुत खराब कर सकती थी जो नहीं हुई। जो अच्छा हुआ है वो भी देखिए, एक ग्लोबल खराब नहीं हुए। समझो किसी दिन डाउ 300 गिर गया होता तो हमारा क्या होता, हम 18,000 के नीचे दिखते। और दूसरा, बैंक निफ्टी ने बराबर पकड़ के रखा है, बढ़िया सपोर्ट दिया। तो ये दो चीजें बहुत अच्छी हुई है, जिसे भी भूलिए मत। ऊपर कितना जा सकते हैं?
40,175, 40,350 छोटी रेंज है। ये सब अंदाज से दे रहा हूँ क्योंकि 40,200 का हाई बनाया कल, उसके ऊपर के कोई लेवल है नहीं। अगला 40,450, 40,550 के आसपास है, जहाँ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये आपके लिए बड़े जोन। जी ठीक है सर, तो ये तो रहे आपके लिए बड़े जोन। आज की ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी सर? 18,150, 18,275 दिन की छोटी ट्रेडिंग रेंज है। 18,050, 18,350 दिन की मीडियम रेंज है। 17,950, 18,450 बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले। बैंक निफ्टी 39,775, 39,175 ये दिन की छोटी रेंज है। 39,700 से लेकर 40,350 ये दिन की मीडियम रेंज है। और बड़ी रेंज के तौर पर 39,550, 40,450 ये रेंज लेकर चलें, यानी कि 40,500 तक की जगह बनती। 39,500 बड़ा सपोर्ट है, बीचों बीच 40,000 पे बंद हुए। सिंपल। ठीक है सर, क्लियर लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। जी। चलिए, तो ये तो रहे आपके लिए दिन की ट्रेडिंग रेंज और आज के बड़े लेवल्स। डेटा अगर समझें सर, कल की बिकवाली में किस तरह की पोजीशंस बदली हैं? पीसीआर क्या कह रहे हैं? पीसीआर देखो, एफआईज ने 3% 5% कम किया है इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। थोड़े एफआईज भी हल्के हुए हैं, अच्छी बात है। पोर्टकोल रेशो 0.94 पर है। मंथली एक्सपायरी 100% ओवर सोल्ड है। बिल्कुल। रिकवरी आएगी, गैप से खुल के आती है, नीचे से आती है, वही देखने वाली बात है। विक्स 1% घटा है, ठीक है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सारे ट्रिगर्स की जो बात करते हैं, एक और ट्रिगर दी जो ध्यान रखें, 10 बजे मोदी जी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। पता नहीं क्या बोलेंगे, उम्मीद तो ये कि शायद वैक्सीनेशन वाले पे हो सकता है, बट अब जो भी है उस पर भी नजर रहेगी। 10 बजे देखते हैं क्या कुछ होता है। अब अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 17,950 का स्टॉप लॉस रखें। जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 18,050 का भी रख सकते हैं, कल के लो का भी। 17,950 ज़्यादा बढ़िया सेफ स्टॉप लॉस है, इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी पे अब स्टॉप लॉस खींच के 39,500 पे ले आए। मैंने 39,250 का स्टॉप लॉस लगातार 5 दिन से दे रहा था, वहाँ ट्रिगर नहीं हुआ है एक भी बार। बिल्कुल। अब 39,500 भी कर सकते हैं। और अभी भी आपको ज़्यादा सेफ स्टॉप लॉस रखना है तो 39,300 का करें, लेकिन वो 700 पॉइंट दूर हो जाता है, इसलिए मैंने 39,500 दिया है। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो 18,450 का आप स्टॉप लॉस रखें, ठीक है ना। ये हो गया आपका डे ट्रेड के लिहाज से भी और क्लोजिंग भी। और बैंक निफ्टी पर 40,200 कल का हाई, लाइफ टाइम हाई पार करे तो अब थैंक यू वेरी मच कर लीजिए, उसके बाद आपको लॉन्ग में नहीं रहना, ये ध्यान रखें। जी, क्लियर है। तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस के लिए लेवल्स। नई पोजीशंस के लिए आज आपकी क्या सलाह है सर? निफ्टी खरीदिए 17,950, 18,050 की रेंज में आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। और कल भी इसलिए मैंने कहा था दीप 18,050, 150 की रेंज में आए तो वहाँ खरीदिए। आपको एग्जैक्ट 18,050 के लो पे मौका मिला, तो अगर ये मौका आज भी बाजार दे तो इस रेंज में ज़रूर खरीदिएगा। स्टॉप लॉस 17,850 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 18,150, 18,200, 250 और 325, ये टारगेट है जिनके लिए खरीदारी करनी है। अब गैप से खुलने की संभावना है, जो प्रेशर था वो भी कम हो गया एक्सपायरी का, वीकली एक्सपायरी का, तो हो सकता है हम वहाँ तक ना पहुँचे। एग्रेसिव ट्रेडर आप हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है नीचे की तरफ 18,000 का। खरीदारी करनी है निफ्टी में 18,250, 350 छोटे टारगेट, 375, 425 मीडियम टारगेट, 450, 475 फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच। फिर से जबरदस्त तेजी के माहौल में दीप हम कब आएंगे? देखो 17,950, 18,050 थोड़ा तो न्यूट्रल होंगे और फुल फ्लेज तेजी के माहौल में आएंगे अगर 18,500 के ऊपर बंद हो जाएंगे। क्लोजिंग लेवल, क्लोजिंग मेरे ख्याल से 18,477 अब तक की बेस्ट क्लोजिंग मिली हुई, करेक्ट। उसके ऊपर अगर आप बंद हो जाएंगे तो फिर आप 19,000 की तरफ वापस बढ़ जाएंगे, फिर आपके लिए 500 पॉइंट की जगह खुलेगी एक अच्छा करेक्शन करने के बाद। एक्चुअली ये देख रहा है 500 पॉइंट की रेंज में बाजार बॉक्स बन गया, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर ऐसे ही करता है। एग्जैक्टली, तो वही बॉक्स है। सो 18,500, 18,000 ये रेंज है जिसमें वक्त बिताएगा। तो 18,500 के जितना नजदीक प्रॉफिट, और 18,500 के ऊपर एक बार निकल गया, टिक गया, फिर बस 19, हाँ 19,065 अगला टारगेट 19,65 है अपना। 19,065, उसके बाद 20,400, 21,080, ये सारे टारगेट हैं। अब तक तो सारे आते हुए दिखे, आएंगे, ये भी आएंगे, हाँ 100% आएंगे, कोई वो सवाल ही नहीं। अब आप ये सोचे कि जिस स्पीड से चल रहा है उसी से आ जाए, वैसा नहीं हो सकता। मतलब आप जितना ऊपर जाएंगे मार्केट की स्पीड थोड़ी कम होगी ही नेचुरली। बिल्कुल। सो अच्छी बात है कि हर लेवल पर बायर सेलर दोनों एक ही तरह के लोग होना ठीक भी नहीं है। करेक्ट। आप भी कह रहे हैं मौका तभी बनता है जब दोनों तरफ से एक्शन है। ठीक है, तो ये तो रही निफ्टी की बात। शॉर्ट पोजीशंस के लिए सर? निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बता चुका हूँ। अच्छा, निफ्टी की, हाँ निफ्टी की पोजीशन हमारी डिस्कस हो चुकी है ना। शॉर्ट के लिए भी अगर आप लोग बेचना चाहते हैं तो वही शॉर्ट करने का मैंने दिया है शायद 375, 450। हाँ 375, 450 की रेंज में बेचना है। 18,500 का स्टॉप लॉस होगा आपके लिए और नीचे का टारगेट 18,325,
275, 200, 150 और 18,050 तक के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं बिक वाली। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी, और खरीदारी करनी है 39,550 से 39,700 की रेंज आती है, तो वहां जरूर खरीदारी कीजिए। ओके। ठीक है। अब स्टॉप लॉस आपको 39,400 का रख लेना है, 39,400 ठीक रहेगा। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे 39,775, 39,950, 40,025 और 40,175, ये टारगेट के लिए करनी है आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आपको पता है वहां तक आना मुश्किल है। Exactly. तो 39,800 का स्टॉप लॉस रखें, 200 पॉइंट नीचे का खरीदें। 40,175, 40,350, 450, 550, ऊपर के सारे लेवल अंदाज से दिए हैं। 40,175 तक के लेवल हैं अपने पास में, ऊपर के लेवल अंदाज से। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी, वही मेरा सवाल था। आज नहीं क्या दिया। करें आज नहीं दिया, क्योंकि पता नहीं, या तो आप शॉर्ट करना है तो 40,200 के आसपास करके 50 पॉइंट का रखो जी। एक तरीका तो वो है, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा इस वक्त। या फिर अगर आपको शॉर्ट करना तो 39,300 टूटेगा तो शॉर्ट करना है, जो 700 पॉइंट दूर है। तो शॉर्ट करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा लेवल नहीं दिख रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत शॉर्ट करो या बेचो मत, ऊपर में आप 40,500 आ जाए प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास लेवल नहीं, लाइफ हाई पर बंद हुआ है। अच्छा, दूसरी बात क्या है दीप, डेटा भी बहुत कम है। मतलब भले ही मंथली सीरीज है, लेकिन मुश्किल से आप देखिए 40,000 पे 11 लाख शेयर है। बैंक निफ्टी 11 लाख शेयर क्या होता है, उसके बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते। जितने ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा सटीक एनालिसिस होता है। इसलिए बेचने की राय मेरी आज नहीं है बैंक निफ्टी पे, कहाँ बेचना है, मेरे पास लेवल नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए, आई थिंक लास्ट वीक था सर, या हफ्ते की शुरुआत में निफ्टी के लिए भी आपने निफ्टी के लिए मैंने बोला था हाँ, कि 18,440 टूटे तो शॉर्ट करना तो है, शॉर्ट करना है, वरना आपने अवॉइड ही करना है। एब्सोल्युटली। और उस दिन 18,440 तोड़ के 18,377 का लो बनाया था 2 दिन पहले की बात, 3 दिन पहले की बात। तो निफ्टी में तो चूंकि हम रेंज में हैं तो यहाँ लेवल मिल रहा है। बैंक निफ्टी में अब बैंक निफ्टी शॉर्ट करना, अगर समझो आपको ट्रिगर करके शॉर्ट करना भी है तो 18,300 आता, सॉरी 39,300 आता है। बहुत लंबा। अब मैं 39,300 के नीचे आपको क्या बोलूँगी वहाँ शॉर्ट करना है। 700 पॉइंट गिर जाएगा तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग बाय हो जाएगा। करेक्ट। तो वहाँ तो शॉर्ट करना बनता ही नहीं है। करेक्ट। इसलिए बैंक निफ्टी पे आज शॉर्ट कॉल नहीं है। चलिए, तो बैंक निफ्टी में आज शॉर्ट कॉल नहीं है। रेगुलर बायर्स के लिए स्ट्रैटेजी है डिप्स पर, और अग्रेसिव बायर्स हैं तो फिर करंट लेवल्स के आसपास भी आप मौका ढूंढ सकते हैं। सर, बैन लिस्ट लंबे समय बाद कोई अपडेट नहीं हुआ है, पर 10 स्टॉक्स जो बने हुए हैं बैन में वो बने रहेंगे। पहली बार, मतलब ऐसा न बाहर निकला न अंदर आएगा। इस सीरीज में तो पहली बार हुआ है सर। राइट, ठीक बात है। तो चलिए, इंटरेस्टिंग है। बैन लिस्ट में भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस रहेगा। डेटा की बात करें सर, एफआईएस तो अभी भी नेगेटिव है, बट फाइनली डीआईएस से थोड़ा सपोर्ट आते हुए दिखा है। नहीं, कुछ नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा कुछ क्या है, मतलब 425 करोड़ में क्या होना जाना है, इतना आप खरीदो। बट एटलीस्ट साथ में तो नहीं बेच रहे हैं अब। हाँ, वो आप कह सकते हैं, मतलब लेकिन ये तो आई डोंट नो, हो सकता है एफआईएस घरेलू फंड्स का मूड और नीचे का हो, पता नहीं, देखते क्या होता है। बट एफआईएस की बिक वाली परेशानी की वजह से ये ठीक नहीं है दीप। कल बड़ा बेचा है रेगुलर 2800 करोड़ के कैश में बेचना, 1500 करोड़ के स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स बेचना, 2000 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर, नेट काफी बड़ी 6,000 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली जी, किसी भी एंगल से बड़ी मानी जाएगी। सो आई थिंक थोड़ा वो चिंता वाली बात है थोड़ी सी। और जब तक ये आंकड़े छोटे नहीं होंगे ना जी, तब तक आपको अपसाइड लिमिटेड मिलेगी, पहला। दूसरा, वहाँ टिकना मुश्किल होगा क्योंकि थोड़े बेचने के मूड में अच्छे दिख रहे हैं एफआईएस। सो अच्छा, पहले भी हम एफआईएस की बिकवाली जेल लेते थे। 2 ही चीज़ें बदली थी। एक, एफआईएस की साइज बढ़ गई बेचने की, पहले इतना बड़ा नहीं बेचते थे, अब बड़ा बेचने लगे। 2, जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स हैं, उनके खरीदने का मन नहीं है। तो अगर पहले ये था सेंटीमेंट आपका ठीक और आपको आउटलुक अच्छा लग रहा तो बेच भी रहा तो आप लेंगे, आपको खुद को ही डर लग रहा है और ऊपर से कोई बड़ा आदमी बेच रहा है तो आप सबसे जाने दो, क्यों करना है, वैसा हाल है। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश रहने की यहाँ पर संभावना है। बाकी घरेलू फंड की 428 करोड़ ठीक है। अब आइए वायदा कारोबार का 18,200। अब आज आप अगर 25-30 पॉइंट बढ़ भी जाते हैं, आप 18,200 से अपनी तेजी गिनिए। 18,200 के नीचे हैं तो खराब है। क्यों? 18,200 के पुट पर 33 लाख शेयर हैं दीप, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 18,200 के कॉल्स पे 42 लाख शेयर। अब आज मजे की बात क्या होगी जो अब समझिए, सबसे इंटरेस्टिंग डेटा ये 18,200 का कॉल ऑप्शन, जहाँ 42 लाख शेयर हैं, 31 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। कल ये सारे महानुभाव कॉल बेच कर गए, शॉर्ट करके गए, और आज इन्हें सीधा 18,275 यानी कि 100 पॉइंट, आई डोंट नो 20 पॉइंट कैसे गिन रहा है एसजेएक्स निफ्टी, 25 पॉइंट प्रीमियम निकाल भी रहे, तब भी 75 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए मेरे हिसाब से।
मेरे हिसाब से 50 से 75 पॉइंट कम से कम निफ्टी ऊपर खुलेगा, ठीक है। तो ऐसे में शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको मिलेगा 18,275, 18,250 पार करने के बाद फिर आप 18,325, 375 की रेंज में जाएंगे, वहाँ पर थैंक यू वेरी मच कर दीजिए, लॉन्ग पोजीशन कम कर लीजिए, प्रॉफिट बुक करना कर लीजिए, फंसे हुए हैं रिलीफ ले लिए, जो खाली हैं उनके लिए मजे हैं, सिंपल ये। बैंक निफ्टी 40,000 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है, 40,000 पर 11 लाख शेयर कॉल शॉर्ट्स हैं, ज़्यादा डेटा है नहीं, तो बस इतना ही जो बताया। ठीक है सर, तो चलिए इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने है। अब मंथली एक्सपायरी की तरफ नजर है और वीकेंड सेशन भी है बाजार का। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहने वाला है और अनिल जी की तरफ से आज की एक बेहतरीन पिक, बिगुल स्टॉक ऑफ द डे। जी सर। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 2-3 चीज़ें हैं दीप इस स्टॉक को लेकर। पहली चीज़ तो ये कि जिन वजहों से स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भागा था, उन्हीं वजहों से स्टॉक में करेक्शन भी हुआ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हमने पहले ही कहा है कि आराम से आप 50 से 100% अपसाइड के लिए इस स्टॉक को खरीदें। अच्छे लेवल पर अब आ चुका है। एक, नतीजे कल अच्छे ही आए, किसी भी लिहाज से ख़राब नहीं है। दूसरा, 1 पर 2 बोनस दिया है, दोनों चीज़ अच्छे। तीसरा, भाव अच्छा है, तो यहाँ पर एक चांस ले सकते हैं आप खरीदारी करने का इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 750 के आसपास का। बंद कहाँ हुआ है एक बार जरा देखिए, 760, हाँ 750 का स्टॉप लॉस लगाइए। 790, 815, 825, ये 3 टारगेट हैं जिनके लिए आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में खरीदारी कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ऊपर के भाव का पड़ा है, चाहे वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हो, चाहे IRCTC हो, चाहे ITC हो, चाहे कुछ और हो, अगर आपके पास फंडामेंटली अच्छे शेयर तो कोई फर्क नहीं। बहुत लोग पूछ रहे हैं दीप, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जैक्टली टॉप पर बिकवा दें, बॉटम पर खरीदवा दें, ये एक्सपर्टाइज हमारी भी नहीं, शायद बहुत कम लोगों की होगी, अगर किसी की है तो। सिंपल है, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक अगर तेजी से भागे हैं तो जब करेक्शन आता है तो वो उसी तेजी से गिरता है। जो जितना तेजी से बढ़ेगा उतनी तेजी से करेक्ट करता है और वापस रिकवर भी आता है। तो आई एम श्योर इन नतीजे के बाद रिकवरी होगी। और अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया, किसी भी भाव का लिया हुआ है इंडियन एनर्जी, आपने कोई भी भाव लाइफ टाइम हाई पर भी लिया है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बीच में अच्छी खबरें आएंगी, स्टॉक भागता है, कम अच्छी या खराब खबरें आएगी, करेक्ट भी होता है। जो हुआ है पिछले 2 दिनों में होगा, ये तो होगा। और खबर अच्छी होगी तो भी हम बताएंगे, खराब होगी तो भी बताएंगे। बिल्कुल सिंपल। वही लोग गुस्सा हो जाते हैं कि आपने खराब खबर कैसे बता दी। ठीक है, देखिए ये जज्बात होते हैं, देखिए वो सिंपल, मैं समझ सकता हूँ। देखिए किसी की अगर पोजीशन है, इन्वेस्टमेंट है, नुकसान होता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है। अब हम जानते हैं, अब 51 साल में इतनी मैच्योरिटी आ गई है, बिल्कुल। अब हमें ये अब उन दर्शकों को बोलने के बजाय हमें ही समझना है ये कि ठीक है, प्यार भी तो इतना करते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हाँ, जब हमारी कॉल सही जाती तो काफ़ी वो खुद ही आगे से तारीफ भी करते हैं। कभी कभी ठीक है, मार्केट का फ्रस्ट्रेशन है, किसी पे तो निकालना होता है, हम पे निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, तो बढ़िया है। IEX आज का आपका स्टॉक ऑफ द डे, खरीदारी करके चल सकते हैं। और जैसा अनिल जी ने कहा, फंडामेंटली कोई परेशानी नहीं है, इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बने भी रह सकते हैं। आइए फिर और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको डालनी है नजर। ढेरों नतीजे आए हैं, वरिंदर बंसल से भी थोड़ी देर में रिजल्ट एक्सरे करेंगे नतीजों का विश्लेषण। पर उससे पहले मानसी, कुशल, वरुण और साथ ही आशीष हैं हमारे साथ तैयार। मानसी, मॉर्निंग, बताएं कौन से आज के ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज नतीजे, एक तो निफ्टी में HDFC लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर के नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा वायदा बाजार में फेडरल बैंक, PVR, CG कंज्यूमर, पॉलीकैब इंडिया के नंबर्स पर फोकस रहेगा। कैश सेगमेंट की तो लंबी लिस्ट है, चुनिंदा में बता रही हूँ। टाटा एलेक्सी, महिंद्रा हॉलीडेज, कजारिया सिरेमिक, येस बैंक, हिंदुस्तान जिंक, आइनॉक्स लीजर, जुबिलियंट फार्मोवा, इन कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में आज 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलने जा रहे हैं। अपोलो पाइप्स बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ बोनस इशू पर विचार किया जाएगा। वहीं मजेस्को का नाम आज से बदल जाएगा, ऑरम प्रॉपटेक लिमिटेड मजेस्को का नया नाम होगा। 3i इन्फोटेक कंपनी की रीलिस्टिंग टी ग्रुप कैटेगरी में आज होने जा रही है। ध्यान रखिए, 27 अगस्त को ट्रेडिंग सस्पेंड हुई थी, मार्केट क्लोज 27 अगस्त के साथ, और तब इसकी प्राइस जो है 8.56 प्रति शेयर की थी। हाईकोर्ट में इन्वेस्को वर्सेस जी एंटरटेनमेंट की हियरिंग आज होने वाली है। एक्सपेक्टेड टाइम जो है 10:30 के बाद का है।
और जी एंटरटेनमेंट एक रिप्लाई भी फाइल कर सकता है NCLT की प्ली पर। इन एक्स डिविडेंड इनियोस ट्राइरोल्यूशन 190 रुपए प्रति शेयर के स्पेशल डिविडेंड का एक्स डेट आज है, जिस पर नजर रखनी होगी। नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, ICICI लोम्बार्ड अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे। नेट प्रीमियम इनकम जो है 32% की बढ़ोतरी हमने देखी। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में हमने 38% की बढ़ोतरी देखी। मुनाफा 416 करोड़ से 446 करोड़ पर जाता हुआ दिखा, 7.4% की बढ़त यहाँ पर। और सॉल्वेंसी रेशियो 2.7% से 2.49% पर जाता हुआ दिखा है। अक्रॉस सेगमेंट्स अच्छे यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिले हैं। 4 रुपये प्रति शेयर की डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है, रिकॉर्ड डेट जिसकी 1 नवंबर की है। इंडियन होटल्स के नतीजे आए, मिले जुले नंबर्स हैं। कंपनी की आय जो है 184% बढ़ती हुई दिखी है। 660 करोड़ का अनुमान था, जबकि 728 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है। कामकाजी मुनाफा 60 करोड़ का अनुमान हम लगाकर चल रहे थे। 72.8 करोड़ का EBITDA कंपनी ने पोस्ट किया है। मार्जिन्स जो है 10% के देखने को मिले हैं। वहीं 90 करोड़ नुकसान का अनुमान हम लगा रहे थे, लेकिन कंपनी का नुकसान 130 करोड़ रहा है। 252 करोड़ के लॉस के सामने 130 करोड़ का नुकसान इस बार भी कंपनी ने देखा है। एक्सेप्शनल लॉस जो है 20 करोड़ से ये 11 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। इसके अलावा कंपनी ने राइट इशू का साइज जो है 3000 करोड़ से घटा दिया है, इसे घटाकर 2000 करोड़ कर दिया है। राइट्स इशू के बाद QIP को शेयर जारी करके अतिरिक्त 2000 करोड़ जुटाए जाएंगे और रूट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 39.84% हिस्सा खरीदने को बोर्ड की मंजूरी मिली है। 500 करोड़ में ये हिस्सेदारी जो है वो खरीदी जाएगी। तो नतीजे मिले जुले हैं, लेकिन इसके अलावा राइट्स इशू से जुड़ी खबरें भी हैं जिस पर नजर रखनी है। बिल्कुल, तो फंड रेजिंग है, नई एक्विजिशन भी है, नतीजे भी हैं। इंडियन होटल्स फोकस में रहेगा। ढेरों और स्टॉक्स हैं जहां पर हमें जानना है किस तरह का रहेगा आज फोकस। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। कैश सेगमेंट से जुबिलेंट इंडस्ट्रीज नंबर मजबूत रहे हैं। मार्जिन्स 1% बढ़कर 13% पर आए हैं और मुनाफा 100% बढ़कर 28 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आय में भी 90% का उछाल रहा है। टानला प्लेटफॉर्म्स नंबर्स तिमाही आधार पर बेहतरीन साइड पर देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट आय 35% बढ़कर 842 करोड़, मार्जिन्स फ्लैट 21% पर, मुनाफा 31% बढ़कर 136 करोड़। सैस्केंटेक मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं। मार्जिन्स 2% बढ़कर 30% पर आई है, हालांकि आय में 1% की गिरावट रही है 109 करोड़ पर। और कंपनी का लेकिन जो मुनाफा है 23 करोड़ से बढ़कर 37 करोड़ अब आता हुआ नजर आ रहा है। साउथ इंडियन बैंक मिले जुले नंबर्स यहां पर भी NII 20% गिरकर 527 करोड़ पर, 65 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 187 करोड़ का घाटा कंपनी दर्ज किया है। लेकिन जो एसेट क्वालिटी है वहां पर अच्छी इंप्रूवमेंट दिखी है। 8.02% से घटकर 6.65% पर GNP आए हैं। ट्राइडेंट मजबूत नंबर्स, आय 44% बढ़कर करीब 1700 करोड़ पर। इनफैक्ट कंपनी की मार्जिन्स 4.5% लगभग बढ़कर 24% पर आती हुई दिखी है और कंपनी के मुनाफे में भी 122% का उछाल देखने को मिला है। और अंत में एग्रोटेक फूड्स कमजोर साइड पर नंबर्स दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 41% घटकर 10 करोड़ पर आया है। इनफैक्ट मार्जिन्स भी 7% से 4% हो गई और कंपनी के मुनाफे में 44% की गिरावट देखने को मिली है। ओके, तो नतीजों की है लंबी लिस्ट जहां पर आज आप रिएक्शन बनते हुए देखेंगे। वरुण, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जोमेटो, नज़ारा, मैट्रिमोनी, इन्फो एज, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ये सभी के सभी कंपनीज जो है उन पे आपको नज़र रखनी है, क्योंकि गूगल प्ले ने इन ऐप सब्सक्रिप्शन फीस जो है उसको आधा कर दिया है। पहले फीस जो है 30% के आसपास थी पहले साल के लिए, अब इसको कम करके 15% कर दिया है। तो इन कंपनियों को फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। टाटा केमिकल्स, यहाँ पे रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि कंपनी अपने US का सोडा ऐश बिजनेस जो है यूनिट, उसको बेचने की योजना बना रही है और इससे करीब 100 करोड़ डॉलर के आसपास जो है ये कंपनी जुटा सकती है। इस तरह के वैल्यूएशन इस कंपनी के सोडा ऐश कारोबार के हैं। वहीं भारतीय एयरटेल, यहाँ राइट इशू जो है वो कुल 1.44 टाइम्स जो है सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस जो है 535 रुपीज़ प्रति शेयर का था। 39.22 करोड़ शेयर जो है राइट इशू के जरिए कंपनी जो है करीब 21,000 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने की योजना बना रही थी। जो एंटाइटलमेंट रेशियो था 1:14 का था। 14 तारीख को इसकी ट्रेडिंग बंद हुई थी। कल फाइनली ये राइट इशू जो है वो भी बंद हो गया है। IDFC लिमिटेड, IDFC AMC में हिस्सा बिकवाली के लिए सिटी ग्रुप को इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। तो इसके चलते IDFC लिमिटेड पे नजर रखेगा। और अब आपको पिज़्ज़ा 30 मिनट की जगह 20 मिनट में मिलेगा, क्योंकि डोमिनोज ने कई जगहों पे पिज़्ज़ा डिलीवरी का जो समय है वो कम कर दिया है। पहले से बना के रखेंगे 2-4 घंटे पहले। मुझे तो लग रहा था आप कहीं घर आके ना बनाना शुरू कर दे। देखो ऐसे नाम के लिए मैगी भी है ना कि 2 मिनट में, लेकिन आज तक किसी ने 2 मिनट में बनाई नहीं है वैसे। हाँ, वो तो है। बनी है किसी की, वो 2 मिनट कहने के लिए होता है, 2 मिनट में बन रही है। लेकिन अनिल 30 मिनट में पहुंच हो जाता है। हाँ 30 मिनट में तो पहुंचता, 20 में कैसे? 20 मिनट में कैसे? नहीं भाई, समय कहाँ बचाएंगे? 10 मिनट जो बचाना है इनको, बॉम्बे के ट्रैफिक में तो नहीं बचा सकते। बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। बराबर है। वो तो बढ़ना ही कम नहीं होना।
राइट, तो बचेगा कहाँ, फिर पहले से बना के रखना पड़ेगा। वही है। तो वैसे एक बात है, ड्रोन डिलीवरी का भी ये फायदा उठा सकते हाँ, हैं, ड्रोन बात चल रही थी। हाँ, तब बच सकता ये है। ये हो एक चीज सकता है, हाँ। जो नई डेवलपमेंट हमने बात दैट की इज थी, पॉसिबल, शायद ये है। हाँ, बराबर। बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बंसल जी, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी ऐसा नहीं है अनिल जी, देखिए यहाँ पर एनालिस्ट जो है ना अनिल जी, एकदम वर्ल्ड क्लास एनालिस्ट हैं। मैगी अनिल जी 2 मिनट में बनानी हो तो बनती है, और 2 मिनट में अनिल जी अगर मैगी बनानी है तो कुकर में अनिल जी, कुकर में सीटी देके ट्राई कीजिए। मैं कर चुका हूँ अनिल जी अपने कॉलेज के दिनों में, 2 मिनट में रेडी होती है। ये वो बंसल जी आपकी मान गए। मतलब हमें पता नहीं था कि आप पाक शास्त्री भी हैं। वाह गजब। जी मानसी। जी सर, फंड एक्शन है। फंड एक्शन है, बताइए फिर। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में राकेश झुनझुनवाला ने सितंबर तिमाही में 1.1% हिस्सा खरीदा है। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस राकेश झुनझुनवाला ने सितंबर तिमाही में हिस्सेदारी 1.09% घटाई है। नाइका कंपनी का आईपीओ जो है 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच खुलेगा। कंपनी इस आईपीओ से 5,200 करोड़ जुटाने की योजना बनाकर चल रही है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड सरकार अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के 4 ट्रांचेस जो हैं वो लॉन्च करने जा रही है। निवेशकों को 2.5% इससे इंटरेस्ट मिलेगा। पहला ट्रांच जो है इसके लिए एप्लीकेशन 25 से 29 अक्टूबर के बीच एक्सेप्ट किया जाएगा। और अंत में जी एंटरटेनमेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईजीएम बुलाने का आदेश दिया है। आज सुबह तक कंपनी ईजीएम की तारीख का ऐलान कर सकती है, तो इस पर भी नजर रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों फंड एक्शन और साथ ही खबरें जहां पर रखनी नजर आई। एक बार देख लेते हैं ब्रोकरेज का आज किधर है फोकस एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं। गुड मॉर्निंग दिपांशु। नतीजों पर फोकस पूरा बना हुआ है ब्रोकरेज हाउस का। एशियन पेंट्स, यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज हाउस की तरफ से ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं और सब ने ये कहा है कि मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। हालांकि ब्रोकरेज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को लेकर अभी भी बुलिश ही नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि चौथी तिमाही से अगर आप देखें तो अग्रेसिव जो प्राइस हाइक्स हैं वो उस तरफ तक देखने को मिलेंगे और जो मार्जिन है 18 से 20% को आगे जाके हासिल होते हुए नजर आएंगे। गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की राय दी है, हालांकि लक्ष्य जो है एडजस्ट किया, 1630 रुपये का लक्ष्य दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने जो है डाउनग्रेड कर दिया रेटिंग और 3143 से घटाकर 2505 रुपये कर दिया है। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 4000 से लक्ष्य बढ़ाकर करीब 3900 के आसपास का किया है। और नोमिरा देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे 3300 रुपये से लक्ष्य बढ़ाकर 3150 रुपये कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टीवीएस मोटर्स के नतीजे तो बढ़िया, लेकिन किसी भी ब्रोकरेज हाउस ने जो है टारगेट प्राइस या रेटिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग दे रहे 464 रुपये के लक्ष्य लिए। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 705 रुपये का लक्ष्य दिया। जेफरीज खरीदारी किराए दे रहे 800 के लक्ष्य के लिए और जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 745 के लक्ष्य। रिपोर्ट्स में यही लिखा है कि नतीजे बढ़िया है, लेकिन जो आगे ईवी ट्रांजिशन होगा इस पर आपको नजर रखनी होगी। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 375 रुपये के लक्ष्य के लिए। 441 कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि जो मुनाफे का आंकड़ा है वो उनके अनुमान से कमजोर आया है, इसके चलते स्टॉक पर ये थोड़े से बेरिश नजर आ रहे हैं। और अंत में जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर भी देखें नतीजे तो अच्छे हैं, लेकिन जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य बढ़ा है, 700 रुपये से लक्ष्य बढ़ाकर 730 रुपये कर दिया है। 674 जो है कल की क्लोजिंग है। वही नोमेरा अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य घटा है, 747 से घटाकर 727 कर दिया है। और जेफरीज ने जो है खरीदारी किराए को बरकरार रखा और ये ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि लक्ष्य इन्होंने जो है 785 से सीधे बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया है। ओके, तो ये हैं सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। एक्सपर्ट सारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तैयार। बिगुल पिक ऑफ द डे का। सचिन जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी एआईडी पैरी इस पर्टिकुलर काउंटर में। इसे हमने एसपीएल मिड कैप शो में भी रिसेंटली कवर किया था। जिस तरीके से इसने एक ब्रेकआउट दिया है 460 लेवल के आसपास, वहाँ पर इसने वीकली चार्ट पे एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, जिसे हम बुलिश फ्लैग के नाम से जानते हैं, उसका ब्रेकआउट कंफर्म किया है। जिस तरीके से ये पैटर्न है, इसके टारगेट्स काफ़ी लंबे हैं, बट मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी जो एक नियर टर्म कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 5 दिनों का, मुझे लग रहा है वो भी काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुका है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी एआईडी पैरी में। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है अराउंड 525 के आसपास के स्विंग जल्दी बनने चाहिए।
स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 462 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। एंड यहाँ पर एक डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन दी है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जल्दी इस पर्टिकुलर काउंटर में एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। ओके, तो ईआईडी माफ कीजिएगा, ईआईडी पेरी है वो स्टॉक जो आपको खरीदारी करने की राय दे रहे हैं सचिन जी। और सचिन जी, कुणाल जी और राकेश जी का धन्यवाद भी स्वीकार कर लें, कल उनका 10 की कमाई का स्टॉक था, आज आपके भी पिक ऑफ द डे है। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को लगता है कि अशोक लीलैंड को सिलेक्ट करें। अशोक लीलैंड यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 144 रुपए 148 रुपए तक के लेवल आज और 1-2 दिनों में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो अशोक लीलैंड में खरीदारी करें। नीचे में 136 137 का सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस होगा 144 से 148 के टारगेट्स के लिए। तो ये है दूसरा स्टॉक खरीदारी करने की राय। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसमें हमने कल एक बड़ी अच्छी तेजी बनते हुए देखी थी। यहाँ पर अनिल जी कंडीशनल बाय है कि अगर ये स्टॉक 1510 रुपए के ऊपर टिक जाता है तब इसको बाय करें 1510 पर। इसकी बंदी आई थी 1490 के आसपास। 1510 के ऊपर चल पड़ता है तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को खरीदें। 1550 का लक्ष्य होगा और उस केस में 1490 के स्टॉप लॉस से बाय करना है, लेकिन खरीदें तभी जब ये 1510 के ऊपर टिक जाए। ओके, 1510 के ऊपर 20 रुपए बढ़ने के बाद खरीदना है, अभी नहीं। बंसल जी बताएं क्या करना है सर? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है, और खरीदारी की राय अनिल जी उस छोटे पेनी स्टॉक पर जिसको आपने 6 या 7 नवंबर अनिल जी 2020 को रिकमेंड किया था, और स्टॉक मतलब कि लिटिल लेस देन 2x, ऑलमोस्ट 2x हो गया था। तो आपको याद है अनिल जी कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आपने रिकमेंड किया था छोटी प्राइस वाला? ना, आइडिया नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है सर। अनिल जी, यस बैंक को आपने 12 साढ़े 12 रुपए के अराउंड रिकमेंड किया था। 20 रुपए के ऊपर तक स्टॉक गया था ये। तो ये भी स्टॉक एक्शन में आ रहा है। निफ्टी बैंक ने हाइस पर है। यस बैंक में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इसमें 2 स्टॉप लॉस दे रहा हूं। एक तो पिक ऑफ द डे के नजरिए से 13.5 रुपए 13.5 का स्टॉप लॉस है, 16 का टारगेट है। और अगर पोजिशनल की बात करें तो 12.25 रुपए 12 रुपए 15 पैसे का स्टॉप लॉस है। 18 से 19 रुपए का टारगेट है यस बैंक के अंदर। एक्शन भरपूर आने की संभावना है। स्टॉक पिछले 1-2 दिनों में एक्शन में आता हुआ दिखा भी है। फाइनली इसका भी चलना बाकी था। आज नतीजे भी हैं यस बैंक के, तो उस पर भी रहेगी नजर। सिद्धार्थ जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। और आज जो पिक ऑफ द डे में दिग्गज है और वो हाउसिंग फाइनेंस का दिग्गज HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड पे खरीदारी की राय है। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की तो दिग्गज है ही, साथ ही साथ इनकी जो अगर लोन डिस्बर्समेंट ग्रोथ की बात करें वो भी इंडस्ट्री में लीडिंग पोजीशन पे है। डिमांड ऑफ हाउसिंग लोन, ये जो सेकंड हाफ है ये साल का, इसमें बहुत जोरदार है, क्योंकि जिस हिसाब से रियल एस्टेट कंपनियां चल रही है और भाग रही है, आप समझ सकते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस की भी बहुत बड़ी डिमांड रहेगी। स्ट्रॉन्ग कैपिटल है कंपनी के पास, कैपिटल एडिक्वेसी 22% के आसपास है। हेल्दी स्प्रेड्स है, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी स्ट्रॉन्ग है। तो जिस हिसाब से रियल एस्टेट प्ले है, फाइनेंस तो लगेगा ही, तो वो लगेगा HDFC लिमिटेड से। टारगेट होगा 3150 का, बट आज इंट्राडे में भी एक अच्छा मूव रह सकता है। ओके, 3150 तक के टारगेट के लिए HDFC लिमिटेड में करनी है आपको खरीदारी। ये है राय सचिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही। तो ये एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर है आपके लिए। तो पिक्स तो आ गई है। चलिए अब एक काम करते हैं, जल्दी से रिजल्ट्स का एनालिसिस देख लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में वरिंदर बंसल। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले अच्छे नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं। टॉप 3 रिजल्ट्स कौन से चुने हैं आज आपने? मॉर्निंग सर, मेरे हिसाब से सर एक जो पर्सनली जो स्टैंड आउट हुआ है सर नंबर, वो टीवीएस मोटर्स है। सर टीवीएस मोटर्स मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, आप इसके मार्जिन देखिए, मार्जिन इसके 10% आए। आई थिंक एक्सपेक्टेड था कि 9-9.25% आएंगे। सर व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्जिन को देखना, बिकॉज हमने देखा है सर कि इन्फ्लेशनरी कॉस्ट प्रेशर्स आ रहे हैं, स्केर्सिटी ऑफ कंटेनर्स हो रहा है, या इंटरनेशनल शॉर्टेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स हो रहा है। उस एनवायरनमेंट में भी अगर कोई कंपनी अपने मार्जिन बढ़ा लेती है, आई थिंक दैट्स वेरी 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 क्रेडिबल। बहुत लोग ये सोच रहे थे कि इसके नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, मार्जिन हिट होंगे बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस आई गिव यू,
बट उस एनवायरमेंट में ये मार्जिन को बीट करना, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी गुड। इवन सेल्स 22% ग्रोथ हुआ है, एक्सपेक्टेड था 17 से 18% होगा, तो सेल्स भी बढ़ा है। बट आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि इसके जो मार्जिन अच्छे हैं। तो मेरे लिए ऑनेस्टली ये, अगर आप टॉप 3 नहीं बोलोगे, टॉप 1 भी बोलोगे, तो टॉप 1 में ये टीवीएस मोटर्स इज अ स्टैंड आउट नंबर फॉर मी। ऑल्सो सर, इन्होंने अपना एक सेपरेट सब्सिडरी बना दिया ईवी के लिए, तो ये अभी ईवी की बात कर रहे हैं। दे हैव आल्सो एंटर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद टाटा पावर, जो इसका ईवी सेगमेंट के फैसिलिटेट करेगा इजी चार्जिंग के लिए। स्टॉक कोई महंगा नहीं है, ऑटो सेक्टर कोई बहुत बड़ा बढ़ा नहीं हुआ है। सो आई थिंक जहां पे एक सरप्राइज एलिमेंट आया और नंबर्स अच्छे आए, हर खबर अच्छी आई, आई थिंक टीवीएस मोटर्स स्टैंड्स आउट क्लियरली फॉर मी एज अ टॉप स्टॉक, यू नो, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अदरवाइज सर, रियल एस्टेट, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ, ये पूरा आग लगा रहा है जिस तरीके से नंबर्स आए हैं। बाकी रियल एस्टेट में सर 2 कंपनीज का मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, लोधा और कैनफिन होम्स। लोधा क्यों बोल रहा हूँ सर, आप बस एक ही नंबर देखिए सर, फर्स्ट हाफ, पहले हाफ 6 महीने का उसका प्री सेल्स आया ऑलमोस्ट 3000 करोड़। सेकेंड क्वार्टर, जो ये क्वार्टर गया 3 महीने में, 3000 करोड़ में से सिर्फ 2000 करोड़ सेकेंड क्वार्टर में आया। तो पहले 3 महीने उसने 1000 करोड़ का किया, दूसरे महीने उसने 2000 करोड़ का प्री सेल्स किया। अभी सर मैनेजमेंट बोल रहा है कि मैं सेकेंड हाफ में कम से कम 6000 करोड़ का जो प्री सेल्स करूंगा। तो 1000, 2000 और 6000, इतना बड़ा, मतलब दे आर टेलिंग कि हमारा टारगेट है 9000 करोड़ का प्री सेल्स करने का। इस तरीके से इतना बड़ा प्री सेल्स का पुश हो रहा है इस सेगमेंट में। और मैनेजमेंट का एंट्री बहुत ही शानदार था, जो उन्होंने प्रेस रिलीज किया था, कॉल भी होना बाकी है। और कैनफिन होम सर, दे हैव गॉट द बेस्ट एवर क्वार्टरली डिस्बर्समेंट, कभी भी इतना बड़ा डिस्बर्समेंट नहीं किया उन्होंने 2200 करोड़ का एक क्वार्टर में। एसेट क्वालिटी बहुत ही शानदार थी। आरओए सर, मैं बार बार पहले भी बोला था आपको, मैंने सुना कोई एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहा था सर, इसके आरओए जो है 2.08% आर इवन बेटर देन समटाइम्स इन फ्यू क्वार्टर्स ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड आल्सो। सो रियल एस्टेट में लोडा और कैनफिन दोनों ने बहुत अच्छा किया। और सर एक कंपनी, लास्ट कंपनी जो मैं बोलूंगा, एम्फोसिस। आई थिंक एम्फोसिस में थोड़ा सा आपको एम्फोसिस इसलिए देना चाहिए, बहुत लोग सोच रहे थे कि इसके नंबर्स खराब आएंगे। बहुत लोग ये नहीं समझ रहे हैं सर, एक तो अगर आप सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ इज अ बीट वर्सेस व्हाट पीपल एक्सपेक्टेड। सीसी रेवेन्यू ग्रोथ 6.6% आया, एक्सपेक्टेड था कि 5.5% आएगा, सो वहां पे बीट है। एंड आई एम हियरिंग एंड आई एम वाचिंग आल्सो ऑन टीवीज के बोल रहे हैं कि एबिट मार्जिन कम है। सर एबिट मार्जिन कम नहीं है एक्सपेक्टेशन से, उसमें एक वन टाइम एमएनडी रिलेटेड चार्ज है, अगर आप उसको निकाल देते हैं जो आपको निकालना चाहिए, तो इसके जो मार्जिन है ऑलमोस्ट इन लाइन आया है, या थोड़े से 10 बेसिस पॉइंट ऊपर ही आया है जो मार्केट में एक्सपेक्टेड था। सो बहुत लोग शॉर्ट थे स्टॉक में। सो लेट्स सी हाउ एम्फोसिस डज, बिकॉज हमने देखा कि आईटी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है लास्ट 2-3 दिन में। आई थिंक एम्फोसिस कैन सरप्राइज बिकॉज द नंबर्स वर बेटर, एंड वन टाइम एडजस्टमेंट के बाद आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे। सो टॉप 3 में अगर आप मुझसे बोलो सर, ऑफ कोर्स द नंबर 1 इज टीवीएस मोटर्स, सेकंड पे रियल एस्टेट जिसमें आपका लोढ़ा और कैनफिन होम आता है, और तीसरा आपका एम्फोसिस आता है। ओके, तो ये है 3 बेहतरीन रिजल्ट्स आपके लिए। आइए अब 3 कमजोर नतीजे वो भी जान लें, कौन से हैं, बताएं। इंडिया मार्ट सर सबसे पहले मेरी लिस्ट में आता है। मैं एज ऑलवेज से कि मैं बनिया इन्वेस्टर हूं, तो मुझे कोई महंगी चीजें ज्यादा समझ नहीं आती हैं। तो इंडिया मार्ट 85 टाइम्स पे ट्रेड करता है सर। आप इसका सेल्स देखिए, लास्ट 3 क्वार्टर से कांस्टेंट रहा है। एबिटा मार्जिन सर 48% से कम हो गए, 45% आ गया है। एक टाइम था 2-3 क्वार्टर पहले कि इसका मार्जिन 50% होता था। तो आपको कोई ग्रोथ कोई नहीं आ रहा, आपको मार्जिन कम हो रहे हैं और वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। सो इंडिया मार्ट। और बायोकॉन सर, बायोकॉन और सिंजीन आप डाल सकते हो इस ब्रैकेट में। अगेन बायोकॉन कोई सस्ता स्टॉक नहीं है सर, 60 टाइम्स पे ट्रेड करता है, 60 टाइम पे ट्रेड करता है। ऑनेस्टली सेल्स बहुत कम थी जो एक्सपेक्टेड था, सेल्स ग्रोथ 5% ही आया, एक्सपेक्टेड था कि 9-10% आएगा। सो वहां पे थोड़ा सा इशू है। और सिंजीन का भी सर सेल्स इन लाइन था, पर उसका एबिटा 8% लो था कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया और मार्जिन डाइल्यूशन भी हो रहा है, उनके रेमडेसिविर प्रोडक्ट में हो रहा है, तो वहां पे भी हो रहा है। सो मेरे लिए कमजोर जो रहे वो इंडिया मार्ट, बायोकॉन और सिंजीन है सर। दूसरी कंपनीज आईएक्स, जेएसडब्ल्यू, उनके बारे में बात नहीं करूंगा, बट टॉप 3 टॉप नीचे ये कंपनी सर। ओके, ये है आपके लिए टॉप 3 और खराब 3 वाले रिजल्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर। कल फिर से कल सोमवार को फिर से मुलाकात होगी। वीकेंड पे भी कुछ रिजल्ट्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आने वाले, तत्व चिंतन और कुछ और एमसीएक्स भी है, तो काफ़ी कुछ एक्शन सोमवार को भी रहेगा। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। और ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर हमें चर्चा करनी, बातचीत करनी, जहाँ पर एक्शन भरपूर हो रहा है, उन पर भी राय ले ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। जुबिलेंट इंडस्ट्री ये एक कंपनी है जिसके दमदार नतीजे आए। जरा सुमित जी चार्ट्स देखिए,
आय 90% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 115% बढ़ा है, मार्जिन 12% से 13% और मुनाफा भी 100% बढ़ा, डबल हुआ है। हमारा SIP स्टॉक भी रहा है जुबिलेंट इंडस्ट्री, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रहा है SIP में, दुगुने से ज़्यादा के रिटर्न भी दिए थे। चार्ट देखिए सर जरा। अनिल जी, स्टॉक पिछले कई हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट एक महीने का अगर हम देखेंगे चार्ट्स के ऊपर तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है, लेकिन स्टॉक अभी सपोर्ट के पास भी आ चुका है जो कि 470 के आसपास है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो होल्ड करके चलें। और स्टॉक के अंदर आज मार्केट खुलने के बाद मोमेंटम इसके अंदर ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर ऊपर में 500 रुपए का लेवल टूटते ही 525 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी भी बनती है। फ्रेश खरीदारी भी करें। ये 23 अप्रैल को 220, तो मतलब ये समझ लीजिए 6 महीने में दुगुना से ज़्यादा हो चुका है। और अभी तो करेक्शन होने के बाद ये लेवल है, इससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से 250% 300% के आसपास उसके रिटर्न आए थे, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया है। तो ये आपके लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आज फिर से जी एंटरटेनमेंट और इन्वेस्को के मामले की बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई है, EGM को बुलाने को लेकर। क्या है डेवलपमेंट, ब्रजेश बताइए। जी बिल्कुल, आज 10:30 बजे के बाद से इस मामले की सुनवाई जो है वो तय की गई है। और सबसे अहम बात ये है जो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक तरह से दुष्प्रचार ये किया जा रहा है कुछ मीडिया हाउसेस की ओर से या कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ओर से कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि जील को EGM बुलाना ही पड़ेगा इन्वेस्को की अर्जी पर। लेकिन हकीकत ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक प्रस्ताव दिया था, एक सुझाव दिया है कि अगर राजी है जी तो इस मामले में EGM को बुलाया जाए और EGM के लिए आज जील जो है वो हाई कोर्ट को तारीख बताएगा कि किस तारीख को वो EGM बुलाना चाहते हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने कल एक बात और जो साफ तौर पर कही, जो जी की तरफ से चिंता जब जाहिर की गई कि तो हाई कोर्ट ने ये साफ किया कि इन्वेस्को की अर्जी पर जो EGM बुलाई जाएगी, जिसकी तारीख आज जी एंटरटेनमेंट हाई कोर्ट को देगा, उसके नतीजे उस EGM की वोटिंग के जो भी नतीजे होंगे वो तब तक होल्ड पर रहेंगे जब तक कि इस मामले में कोर्ट कोई इस पर फैसला नहीं लेता कि जो इन्वेस्को की अर्जी है वो वैध मानी जाएगी या अवैध मानी जाएगी। तो ये जो है एक तरह से फैलाया जा रहा है, एक तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इस मामले में इन्वेस्को की जीत हो गई, जबकि कोर्ट जो है फाइनल ऑर्डर आज जी एंटरटेनमेंट की अर्जी को सुनने के बाद ही पास करेगा कि आखिर EGM कब बुलाई जानी है, कैसे बुलाई जानी है, उसका चेयरमैन कौन होगा। तो ये सारे पहलुओं पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और फर्स्ट हाफ में इस मामले पर सुनवाई तय की गई है। 10:30 बजे के आसपास जो है मामले पर कोर्ट अपना मामले की इसकी सुनवाई करेगा और फिर उसके बाद फैसला आएगा। तो ये स्थिति है। ठीक बात है। तो आज जी एंटरटेनमेंट की तरफ से कोर्ट में बताया जाएगा कि EGM की तारीख कब हो सकती है और एक इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन के साथ EGM की घोषणा हो सकती है, इस पर रहेगा फोकस। फिलहाल स्टॉक कल काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन में आया, उतार चढ़ाव काफ़ी रहा लेकिन पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहेगा।